अच्छा भाई, आज हम एक अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग। अच्छा, बिफोर वी मूव टूवर्ड सैम्पलिंग, मैं ज़रा इसका एक क्राइटेरिया समझा देता हूँ आपको कि हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं। भाई मैंने कहा कि आप जब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करने लगे थे, आपको याद होगा, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करते हुए आपने कहा था अगर आप लोगों को एडिशन को वेरीफाई करना है तो आपने क्या तमाम एडिशंस को सेलेक्ट किया था या सैंपल? सैंपल। यानी हमने वहां पे अंग्रेजी लिखी थी, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एडिशंस एंड वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यही है ना? चलें जी, अगर मेरे पास कोई 500 कस्टमर्स हैं और उनसे मुझे पैसे लेने हैं तो मैं उनको भेजूंगा कंफर्मेशन ताकि मैं ये मेक श्योर कर लूं कि वो कस्टमर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या मैं तमाम के तमाम 500 के 500 कस्टमर्स को कंफर्मेशन भेजूंगा? आप बोलेंगे सैंपल पे, आप बोलेंगे सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ कस्टमर्स एंड सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली टू देम, एंड उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें डायरेक्टली रिप्लाई करें। यहां पे भी आ गई सैंपलिंग। अच्छा, अगर डिस्पोजल्स हैं और आपने कोई बहुत सारे एसेट्स बेचे हैं तो क्या हर एक एसेट के डिस्पोजल की रिसीट्स आते हुए देखोगे या सैंपल बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे। दैट्स व्हाई वी से दैट एवरीवेयर द सैंपलिंग इज इन्वॉल्व्ड। चलो एक और स्टेप तो मैं आगे लेके चलते हैं, बहुत फोकस होकर समझना आज की कहानी, क्योंकि हम लॉजिकली लेके चल रहे हैं इसको। सुनो, मैं चाहता चैप्टर शुरू कराता था ये होता है, पर समझ लो पूरी थीम क्या चल रही है। आपने जब एंटिटी के अंदर एंटर हुए थे तो आप लोगों ने बच्चों अंडरस्टैंडिंग ली थी एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल। अब बात समझिएगा, जब आपने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, क्योंकि देखो यहां से फिर ये कनेक्शन बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सुकून से सीखना है इस बात को आज। जब आप ये कह रहे हैं कि आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, जस्ट लेट्स पिक सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर सबसे पहले आपने देखा था कि क्रेडिट लिमिट सेट होती है या चेक होती है? सेट होती है न्यू कस्टमर के लिए, चेक होती है पुराने कस्टमर के लिए। फिर आपने कहा कि भाई सेल्स प्राइस अप्रूव करने वाला बंदा कोई और है, इन्वेंट्री में गोडाउन में माल चेक होता है, पर जो सेल्स ऑर्डर है वो बनता है। सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी उनके पास रहती है, दूसरी वेयरहाउस में जाती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक होती है, जीडीएन बनता है। आप मुझे एक बात बताएं, ये सारे क्या थे? कंट्रोल्स। अच्छा, इन कंट्रोल्स को आपने टेस्ट करना था। इन कंट्रोल्स को आपने क्या करना था? आप भाई ऑनलाइन वालों बताओ, जल्दी बताओ क्या करना था? टेस्ट करना था इन सारे कंट्रोल्स को। अच्छा, हमें ये चेक, अच्छा अब मैंने आपको टीओसी भी लिखवाए थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी आपने टेस्ट करना है। अब मैं एक एक से पूछूंगा, ऑनलाइन वालों आप बता सकते हो। तुम बताओ शुएब, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने क्यों किया था? गलत। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों किया था जानी? नहीं, ये भी जवाब गलत है। गलत। नहीं, देखो यहीं फंस गए, मैं तो इतना लॉजिकली लेके चल रहा हूं। हाँ, ये जवाब सही दिया। कौन है ये? उस्मान। उस्मान ने जब एफिशिएंट और नॉट, नहीं गलत यार, चेक करने के लिए कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। इफेक्टिवनेस कहोगे तो डिजाइन भी होता है। देखो मैं ये बता रहा हूं, ये पेपर में मार्क्स लूज करोगे। मैं तभी क्यों इतनी डिटेलिंग करता हूं। देखो हेयर आई एम नॉट आस्किंग के इफेक्टिवनेस चेक करने, भाई इफेक्टिवनेस क्या है? डिजाइन इफेक्टिव भी होता है, ऑपरेट इफेक्टिव भी होता है। अगर टीओसी कर रहे हो तो क्या डिजाइन चेक कर रहे हो, ऑपरेटिंग? डिजाइन तो समझ के पता लग जाता है, नहीं यही बात समझ। भाई कंट्रोल का डिजाइन कब पता लगता है? जब समझते हो कि भाई अंडरस्टैंडिंग के वक्त ही पता लग जाता है कि ये कंट्रोल फारेग है। टेस्ट तो करूंगा ही नहीं। फिर एग्जाम्पल देता हूं सर आपको मैं, याद करें आप उस बचपन की बातें जब हमने कंट्रोल सीखे थे, जो कि मेन चीजें थी। वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर सेल्स का जो अमाउंट है या डिस्काउंट का जो अमाउंट है या रिकवरी के लिए आपने बंदा रखा हुआ है रिकवरी के लिए, बट वो सेल्स डायरेक्टर है, क्या वो इफेक्टिवली रिकवरी करेगा? तो क्या कंट्रोल नहीं है?
डिजाइन इफेक्टिव नहीं है, तो मैं इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्यों चेक करूं भाई? भाई मैं कहूंगा कि एक डिजाइन इफेक्टिव होगा तो मैं चेक करूंगा कि वो ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली या नहीं हो रहा। अच्छा, अब जरा लॉजिकली मेरी बात को पिक करना, पहले बताओ जानिए ऑनलाइन वालों, आप सब ये क्लियर है? पक्की बात है। अब एक स्टेप इसको आगे लेके चलते हैं। आप जब कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। आया के कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हैं, देखो कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही है। आप चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंप्लीमेंट हुए हैं। नाउ टू चेक वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉट, व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव टू टेस्ट दोस कंट्रोल्स, वी हैव टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब जरा मैं आपको पूरी चौरंगी से लिंक करता हूं। मैंने वहां पे आपको सिखाया था डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल्स। अगर आपको ये देखना है कि क्रेडिट लिमिट अप्रूव हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं ये कहूंगा सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ये सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस, सेलेक्ट अ, यहां पे वर्ड निकला सैंपल। अच्छा, अब पूरे साल के अंदर कोई मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, आप सब तो चेक नहीं कर सकते ना। आपका मकसद ये है कुछ गिनी चुनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये चेक करना कि क्या उसके ऊपर वो कंट्रोल थे जो मुझे बताए गए, क्योंकि मैं इफेक्टिवली सबको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि सैंपलिंग की एक डेफिनेशन है। सैंपल की डेफिनेशन ये कहती है इन सैंपलिंग ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मैं किसी पे भी हाथ रखता पर सबके सेलेक्ट होने के चांसेस क्या थे, इक्वल थे। अब सेलेक्ट हो या ना हो वो अलग बात है। पहले बताओ ये बात समझ आई? तो इन बातों बातों में हमने ये सीखा कि जब आप कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं तब भी आप सैंपलिंग को यूज करते हैं। वापस से, कंट्रोल्स को जब टेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हम सैंपलिंग करते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट चेक एवरीथिंग। अब दोनों में फर्क रखते हैं, दोनों में फर्क रखते हैं ताकि आपका दिमाग खुले, आपको समझ आए। क्योंकि फर्म में मैं 2 दिन से अपने बच्चों को, जो सीनियर लेवल के बच्चे हैं, उनको मैं समझा समझा के इंश्योरेंस थक गया हूँ। वो बोलने सर क्या मतलब, अभी तो पहली बार समझ आया कि ऑडिट कैसे करना, तो वो पहले सीख लो आज। उनको मैंने समझाया कि कंट्रोल्स को टेस्ट करने में और अमाउंट्स को टेस्ट करने में फ़र्क है। इसको 2 चीज़ों में ब्रेक करते हैं आज, और कंफ्यूजन हो तो मुझसे आज क्लियर करना। मैं अभी सैंपलिंग देखो शुरू ही नहीं किया, खाली हेडिंग पे रुका हूँ, जस्ट बिकॉज के एक फिनोमेना क्लियर हो कि सैंपलिंग कहाँ कहाँ आती है। अभी तक 2 चीज़ें बोली, सैंपलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के वक्त भी आती है, सैंपलिंग अमाउंट्स को टेस्ट करते हुए। जो अमाउंट्स को टेस्ट करता हूँ उसको मैं कहता हूँ टेस्ट ऑफ डिटेल। क्या कहता हूँ? टेस्ट ऑफ, यानी डिटेल्स को टेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा और खोलता हूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा, जब टेस्ट ऑफ डिटेल होता है तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल याद रहेगा कि आई एम टेस्टिंग द डिटेल्स दैट आर अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग द डिटेल्स दैट आर अपीयरिंग इन दी एफएस। टीओसी में मैं कहता हूं कि आई एम टेस्टिंग द कंट्रोल्स दैट आर प्रिवेलेंट इन दी एफएस या कंपनी नॉट एफएस। मैं कह रहा हूं मैं कंपनी के ऊपर लगाए गए कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा हूं जो कंपनी ने इंप्लीमेंट किए हुए। टेस्ट ऑफ डिटेल है अमाउंट्स को टेस्ट करना, कंट्रोल्स का मतलब है प्रोसेस को चेक करना। 2 अलग अलग बातें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्रेडिट लिमिट अप्रूव करने वाले के साइन मौजूद हैं या नहीं है? क्या ये अमाउंट की टेस्टिंग है या कंट्रोल की? अमाउंट इज नॉट इन्वॉल्व, अमाउंट इज, ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहां तक साथ होना बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि चाह क्या रहा हूं मैं। आगे हमने ये कहा, आपको याद होगा पेमेंट साइकिल में हमने ये कहा था कि पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक उसके पीछे इनवॉइस लगी हुई हो, जब तक उसके पीछे। क्या मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इनवॉइस इतने की है या नहीं है, या मैं ये कह रहा हूं कि इनवॉइस लगी हुई थी तो ही अप्रूवल था? यहां पे अमाउंट इन्वॉल्व है या कंट्रोल? हियर आई एम टेस्टिंग द फीचर ऑफ कंट्रोल कि भाई क्या वो हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज आप बताएंगे मुझे, मैंने ये कहा था कि डुप्लीकेट पेमेंट ना हो, उसका कोई कंट्रोल बताए क्या था? डुप्लीकेट पेमेंट ना हो का कंट्रोल क्या था? वेरी गुड, कैंसिल कर दें या पेड का स्टैंप लगा दें? अच्छा, तो कैंसिल कर दें, यानी कैंसिल करने का भी होता है या तो आप जो हल्का सा उसको डिस्कार्ड कर दें या तो
स्टैम्प का पेड लगा दें या कुछ भी, एक उस पर बेंचमार्क आ जाए, कुछ एक मार्क आ जाए कि भाई कि कंसिडर हो जाए कि वो क्या हो चुकी है, पे हो चुकी है। आप सबसे मैं पूछूं कि इफ़ आई वांट टू टेस्ट कि वेदर ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं सेलेक्ट करूंगा सैंपल किन इनवॉइसेस का, जो अनपेड है या जो पे हो चुकी हैं। अनपेड का क्यों नहीं, उस पर तो स्टैम्प लगा ही नहीं होगा ना। आप सेलेक्ट करेंगे पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड चेक करेंगे सैंपल बेसिस पे उसकी इनवॉइसेस दैट वेदर पेड स्टैम्प हैज बीन मार्क्ड और नॉट। यहाँ पे भी तो सैंपल आया ना, पर मैं अगेन आप सबसे पूछता हूँ, मैंने अमाउंट को वेरीफाई किया या कंट्रोल को? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, इत्मीनान चाहता हूँ मैं कि क्या डुप्लीकेट पेमेंट के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर अच्छा देखो ये कहानी ऐसी, आज मैं तुम्हें ला के ऐसे मकाम पे खड़ा करूँ, तुम बोलोगे वाह यार टक 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 कनेक्ट हो गए। सुनो, मैं तुमसे ये बात पूछूं अगर बच्चों कि ये जो मैंने फीचर को टेस्ट किया, ये अमाउंट तो टेस्ट नहीं की मैंने, मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर ये हो रहा होगा तो डुप्लीकेट पेमेंट का मेरा रिस्क हैज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग। चलो एक और बात बताओ, व्हाट इफ मैंने उससे पूछा या तुम्हारी डुप्लीकेट पेमेंट ना हो, इसके लिए क्या करते हो? उसने बोला कुछ भी नहीं, बस पेमेंट होती है खत्म, उसके बाद आ ही नहीं सकती पेमेंट। तो क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो फिर इसको टेस्ट करेंगे, करेंगे। चस्सी है ही नहीं, कहां से टेस्ट करेंगे? भंगी है ही नहीं, कंट्रोल बोल रहा टेस्ट करूंगा, क्लाइंट बोल रहा कुछ भी नहीं है, बोलेगा नहीं दिखाओ, वो बोल रहा कुछ नहीं है, बोल रहा फिर भी देखना है। अबे भाई है ही नहीं तो क्यों देखना तेरे को? बात क्लियर है? एक बंदा बोला है मैं कर ही नहीं सकता, फिर क्यों करवाना उससे काम? वो सही है, सही है भैया, खुदा के वास्ते। ऐसा नहीं है एग्जामिनर ऊपर बोले कि एट XYZ क्लाइंट देयर इज नो कंट्रोल प्रेवलेंट, वेदर यू विल टेस्ट नो, तो जैसे लिख के आ जाएगा यस। है ही नहीं एक चीज तो टेस्ट क्या करूंगा? पहले बताओ, बात क्लियर है? अब वही वाली बात हो गई, एक बंदा कह रहा है कि भाई ग्लास नहीं फेंकना टूट जाएगा, तुम बोल रहे हो नहीं ये भाई ये डैमेज प्रूफ है, मैं फेंक के फिर भी देखूंगा। भाई बोल रहा नहीं है, नहीं लगाया हुआ फीचर, नहीं है, नहीं करो टेस्ट। क्लियर है? ओके जी भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, चलें यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरी जो मैंने भाषण दिया आज की क्लास में, क्योंकि ये तो है ही टॉपिक ऐसा जो लाइव पढ़ने में मज़ा आता है, इस पूरे भाषण में आपको दो चीज़ें समझ आनी चाहिए। सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त भी होती है, सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ डिटेल के वक्त भी होती है। एंड हेयर व्हाट आई मीन बाय टेस्ट ऑफ डिटेल, अमाउंट्स की वेरिफिकेशन, डिटेल्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैज बीन टेस्टेड, उसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, और उसको अलग जबान में कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अमाउंट्स को वेरीफाई करना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरीफाइंग अमाउंट्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरीफाइंग कंट्रोल्स। वहाँ पे मेरा गर्ज अमाउंट से नहीं होता, एक्टिविटी से होता है कि एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, एक्टिविटी नहीं हो रही तो मतलब कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। चलो अब दो तीन जार्गन्स और घुसाते हैं। अगर मैंने कंट्रोल को टेस्ट किया और वो कंट्रोल नहीं ऑपरेट हो रहा था, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डेफिशिएंसी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ, अगेन रिपीट करता हूँ वापस से। हाँ भाई, एक कंट्रोल को टेस्ट किया मैंने कि भाई पेमेंट होने के बाद पेड का स्टैम्प आता है या नहीं आता, तो मैंने कहा ये चेक करने लगा था, मैंने देखा 10 में से 5 पे नहीं आ रहा था, तो मतलब टेक्निकली 10 में से 5 पे नहीं आ रहा था। प्लीज सुनना, यहाँ पे बात समझना, 10 में से 10 सेलेक्ट किया, 5 पे नहीं आ रहा, क्या मैं कह सकता हूँ कि देयर इज द 50% डेफिशिएंसी? क्योंकि अगर मैंने 10 में से सेलेक्ट किए और 5 उसमें डेफिशिएंट निकले, तो मेरी पूरी पॉपुलेशन भी 50% खराब होगी, ये मेरा कंक्लूजन होगा। पर यहाँ पे मैं ये कहूँगा मिसट्रीटमेंट है, ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है। यहाँ पे क्या कोई अमाउंट इन्वॉल्व है? नहीं। आपने कहा 10 में से 5 खराब है, 10 में से, तो आप कहेंगे मेरे कंट्रोल्स 50% डेविएट हो गए। आप क्या कहेंगे बच्चों? मेरे कंट्रोल्स। अब इसको उलट करते हैं। मैंने कहा आपने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की सैम्पलिंग में, उसमें से कुछ इनवॉइसेस गलत निकली, मसले निकले, तो ये डेविएशन नहीं, ये मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी?
यानी अब दोनों को रखते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हुए कोई मसला निकले वो डेविएशन है, अमाउंट्स में कोई मसला निकले मिसस्टेटमेंट है। वापस से कंट्रोल्स को टेस्ट किया, मसला निकला क्या है डेविएशन, अमाउंट्स को टेस्ट किया, मसला निकला मिसस्टेटमेंट। कैसे मसला इन कंट्रोल इक्वल्स टू डेविएशन, ऐसा ही है, और मसला इन एफएस इक्वल्स टू मिसस्टेटमेंट, बिल्कुल सही। अच्छा आयशा कह रही यानी सर टेस्ट ऑफ डिटेल क्योंकि एफएस की अमाउंट से रिलेट करते हैं, उसमें कोई गलती हुई तो मिसस्टेटमेंट कहलाएगी, बिल्कुल ऐसा है। तो आज मैं आपकी बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ कि भाई चलो यार अब हम कनेक्ट तो करें इसको एक जगह पे लाके, यानी यहाँ तक कोई इशू, तो फिर हम इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं, सही है। सर अगर कंट्रोल डिज़ाइन सही नहीं हो तो हम कंट्रोल टेस्ट करते हैं, नहीं करते ना भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि कंट्रोल डिज़ाइन सही नहीं है तो क्या उसका टेस्ट करने का फ़ायदा है? क्योंकि आपको पता है कि डिज़ाइन ही सही नहीं है तो मिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू अकर। देखो वो कहता क्या है, पहले ये समझो, अपने आप से सवाल पूछो बच्चों कि कंट्रोल्स पे रिलायंस क्यों करते हो, ताकि आपको ये लगे कि आधा काम तो कंट्रोल्स कर रहे हैं। तो आपको ये पता है ना कि कंट्रोल का डिज़ाइन ही सही नहीं है तो कंट्रोल होने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो कंट्रोल होने का फ़ायदा ही नहीं है तो आप टेस्ट करोगे नहीं। क्लियर है? हाँ जानी, पर ये डेविएशन नहीं हुई। देखो डेविएशन तो वो है कि आपने टेस्ट किया और मसला निकला, ये तो कंट्रोल डेफिशिएंसी है, नॉट डेविएशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी एंड डेविएशन। डेफिशिएंसी मतलब कंट्रोल में मसला है, डेविएशन मतलब कंट्रोल था ऑपरेट नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो? देखो वापस से, डेविएशन का मतलब क्या है, कंट्रोल है ऑपरेट नहीं हो रहा, जो काम उसको सौंपा गया वो नहीं कर रहा वो, दिस इज कॉल्ड, उससे हट गया, वो डेविएट हो गया। एक कंट्रोल का डिजाइन ही सही नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डेविएट कर गया, मैं बोलूंगा डिजाइन ही सही नहीं है, दिस इज नॉट डिजाइन इफेक्टिवनेस। सही है? अब क्लियर, आसान, वापस बता दी मैंने। ओके अच्छा देखो ताहा, एक गलती कर रहे हो तुम भाई, मुझे एक बात बताओ, टेस्ट करके क्या ये पता लगेगा डिजाइन सही नहीं है या ऑपरेट सही नहीं हो रहा? डिजाइन तो आपको देख के पता लगेगा, समझ के, क्योंकि आप तो फिर इंडस्ट्री की बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस से नोआ होती है ना, आपको समझ आ जाता है। नहीं मीन जैसा ऑपरेट होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा ना। हाँ वही बात है कि भाई मैं कह रहा हूं कि साइन होना चाहिए था, नहीं है, डेविएशन है। सही है? यानी कह रहे हैं कि जो टास्क असाइन किया गया है वो नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। आप उससे डेविएट हो गया, हट गया। चलें जी, अब पहले कंक्लूजन फिर आगे लेके चलता हूं। कंक्लूजन ये है अब तक मेरे बच्चों कि हम सैंपलिंग दो जगह पे करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी। यहां तक क्लैरिटी है? मैंने आपको पूरी ये सिनेरियो समझा दिया जो अब तक करते हुए हैं। सही है जी? आगे अब मैं आपको सिखा रहा हूं सिलेक्शन टेक्निक। सैंपलिंग को थोड़ा सा मैं पीछे ले आया, एक स्टेप पीछे ले आया, वापस आगे लेके आ गया हूं वापस। क्या सिलेक्शन, यानी आप किसी हेड में ऑडिट कर रहे हो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो या टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो, हाउ डू यू सेलेक्ट एनी आइटम, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन टेक्निक। अच्छा इस सिलेक्शन टेक्निक के अंदर सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप 100% चीजें कब सेलेक्ट करेंगे, 100% चीजें कब सेलेक्ट करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं सैंपलिंग को पीछे ले आया हूं, एक स्लाइड दूसरी आगे ले आया हूं। सैंपलिंग की जो बेसिक बातें बतानी थी बता चुका, अब हम सीख रहे हैं सिलेक्शन टेक्निक। मैंने आपको बोला जाओ पीपी का ऑडिट करो, मैंने आपको बोला जाओ रिसीवर्स का ऑडिट करो, मैंने आपको बोला जाओ सेल्स का ऑडिट करो। डिफरेंट एरियाज हैं, इन डिफरेंट एरियाज में सेलेक्ट करने का ऑडिट के लिए या टीओसी के लिए तरीका कार क्या होगा, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन टेक्निक्स। पहले बताओ ये बात क्लियर है? मैं अभी सैंपलिंग सिखा रहा हूँ या सिलेक्शन टेक्निक्स? बस ये बात क्लियर रखना, सैंपलिंग की हल्की सी बात की, अभी सिलेक्शन टेक्निक्स पे आ गया। पहले सिखा रहा हूं कि कौन से हालात वाकयात के अंदर 100% काम करोगे। तो पहला केस सिखाता हूं, पहले समझाता हूं। वो पहले अंग्रेजी में ये कहता है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज। सही है? ये मुश्किल लगा, सुनते हैं वापस से उर्दू में। क्वांटिटी में कम है, अमाउंट में ज्यादा है। क्वांटिटी में, अमाउंट में
चलो इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं, और ये जितनी भी एग्जाम्पल दूंगा ना ये आगे पेपर्स में आएंगी ACCA के वगैरह के, क्योंकि तुम्हारे पास अपने सैम्पलिंग के इतने अच्छे सवाल नहीं है, तो सारे ये अंग्रेज़ों के सवाल बनाए हुए जो मैं टेस्ट करूंगा। उसमें फिर नहीं कहना कि सर ये बात पिक नहीं हुई। सुन लो, पहले मैंने कहा आप सेल्स का ऑडिट करने गए, सेल्स आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो बिग प्लेयर्स हैं, सही है। एक होकर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आगे मार्केट में माल बेचेंगे, डायरेक्ट कस्टमर्स को, सही है जी, और तीसरा रिटेलर्स को, मेन कंज्यूमर को नहीं, रिटेलर को। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को डायरेक्ट भी बेचते हो और कस्टमर को डायरेक्ट भी, 3 चीज़ें हो गई। अच्छा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स 4 हैं और 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी सेल्स का कॉम्पोजिशन 50% है। 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी सेल्स का कॉम्पोजिशन 50% है। अच्छा, आपने बोला कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं? 4। वो पूरी सेल्स का कितना है? और महीने की उनकी एक इनवॉइस होती है। तो अगर हम देखें तो 12 महीने हो गए, 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो अगर मैं कहूं कि 4/12 का कितना हो गया? 48। अगर मैं ये 48 की 48 इनवॉइसेस टेस्ट कर लूं तो क्या मुझे सफिशिएंटली और बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा? यस, क्योंकि स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यूज, क्वांटिटी में कम है, अमाउंट में। अच्छा, और जो मेरे कस्टमर्स हैं बकाया, वो 600-700 कस्टमर्स हैं, तो उस पर भी दिल चाह रहा सब कर लूँ, कर सकता हूँ या प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो क्या बाकी 50% को हाथ ही नहीं लगाऊं? सैंपल पे लगा लें सर, तो सैम्पलिंग में नाजायज़ नहीं हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आप बोलेंगे इन सैम्पलिंग ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो भाई जब आप ये कह रहे हैं कि सैम्पलिंग के अंदर ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तो आप वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके लिए भी ये करते? उनका अमाउंट ज़्यादा था, क्वांटिटी कम थी। तो कोई भी आपका अगर रिव्यू करे, तो देखो ऑडिट किया है, कोई आपसे सवाल करे तो आप के अगर शूज़ में वो अपने पैर पुट इन करे तो बोले हाँ ये सही काम किया है, दिल तो मुतमईन हो ना। वो कहेगा भाई तुम बेवकूफ़ हो यार आदमी, तुमने इसकी भी सैम्पलिंग कर दी। भाई 48 इनवॉइसेस को देख के अगर मेरी पूरी सेल्स का 50% वेरीफाई हो रहा है तो क्या ये मेरे लिए मोर देन इनफ एविडेंस है? बट दैट डजंट मीन कि मैं बकाया 50% नहीं करूंगा। उसको किस पे करूंगा? सैंपल पे। पहले बताओ, बात क्लियर है? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इसको अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो मैंने चीज़ तुम्हें बताई ना, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? ये जो तुम लोग ये QD में पेल के आते हो ना, ये स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें वो आज काम आएंगी। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में कैटेगरी वाइज डिवाइड करना। अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। डेटा को ब्रेक कर देना इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड फिर देखना है कि किस में से क्या वेरीफाई करूं। पहले बताओ, बात क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। सर 100% वाली रिपीट लाइन, कौन सी लाइन रिपीट करूं मुस्तफ़ा? क्या बोला था मैंने? 100%? हाँ जी, मैंने कुछ बोला था 100%? नहीं, मैंने बोला टेस्टिंग बाकी जो 600 कस्टमर्स हैं उसकी 100% तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि टाइम कम है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी बिला वजह की, तो मैं क्यों करूँगा? नहीं बेटा, 100% टेस्टिंग के बारे में मैंने ये बोला स्मॉल, अच्छा उसकी इंग्लिश बता दूँ, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज़। ये देख लो ना तुम लोग, ये इतनी टेंशन क्यों लेते हो? स्मॉल नंबर ऑफ, ये बुक में है, मैंने बनाया भाई, ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज़, सही है। तो हमने कहा कि भाई स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज़ का मतलब ये है कि नंबर में कम है, अमाउंट में ज़्यादा है। ये भी बात क्लियर हो गई। आगे 4 डेटर्स हैं, बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन। अच्छा, अब आगे सिग्निफिकेंट रिस्क विच कैन नॉट बी, अब बात समझिएगा। जैसे बैंक बैलेंसेस है, बैंक बैलेंसेस में वो कहता है कि रिस्क विल बी सो सिग्निफिकेंट।
आप उसमें सैम्पलिंग नहीं कर सकते। 500 अकाउंट्स होंगे, 500 के 500 को कंफर्मेशन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, पैसा इन्वॉल्व है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास रिकॉर्ड कुछ हुआ हुआ और बैंक में कुछ हो सकता है आपके पास यहाँ पे पैसा ज़्यादा दिख रहा हो जबकि बैंक में एग्जिस्ट, तो ऐसा रिस्क है जो कि कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने हमेशा बैंक के ऊपर कितने % टेस्टिंग करनी है, 100%, पहली चीज। दूसरा बोलता है लीगल पे, अगर आपके पास समझने की बात है, अगर आपके पास लीगल एक्सपेंसेस का लेजर है तो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के लेजर के एक्सपेंसेस को बच्चों जब आप वेरीफाई करेंगे तो उसको कितना % वेरीफाई करेंगे, 100%। मैं आपको बताता हूं क्यों, इसके एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। कैसे, सुनिएगा। क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे ये लिस्ट ऑफ केसेस चल रहे हैं, उसने बोला 6 केसेस चल रहे हैं। कितने केसेस, 6 केसेस। मैंने बोला कितने लॉयर हैंडल कर रहे हैं, उसने बोला 3। मैंने कहा बोला 2-2 एक के पास है, 3 लॉयर 6 केसेस। मैंने कंफर्मेशन कितनों को भेजी होगी, 3 को। वो 6 केसेस बताएंगे, है या नहीं है? मैं जल्दी बताओ, ऑनलाइन में तो 3 लॉयर्स को भेजी होगी, 6 केसेस वो बताएंगे। अच्छा, हो सकता है मैं अपना एक्सपर्ट भी अपॉइंट करूं अगर मुझे कुछ इधर उधर आया बाएं शायद लगेगा, कंसिडरिंग कि क्या मुझे नॉलेज है या नहीं है, क्या मैं कंक्लूड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वही नीड ऑफ एन एक्सपर्ट, हम सबसे पहले कहते हैं ना, यू हैव टू डिटरमाइन द नीड टू अपॉइंट योर ओन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। फिर वही उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ये तो प्रोसीजर हो गए। अब कहानी सुनते हैं। मैंने जब लीगल एक्सपेंसेस का लेजर वेरीफाई किया, उसने मुझे बताया कि मेरे कितने लॉयर हैं, 3। एक कितने केसेस हैंडल कर रहा है, 2। तो 3 लोगों को पैसे जाने चाहिए ना। मैंने लेजर में वेरीफाई किया, यानी मंथली पेमेंट्स 3 को हो रही थी। आखिर के 4 महीने ऐसे दिखे जिसमें 2 और लोगों को पेमेंट हो रही थी। अच्छा, तो मैंने बोला कि यार भाई मुझे, अच्छा ये रियल वाकया है ये। मैंने बोला यार मुझे CFO साहब ये बताएं, ये तो आपने कहा था कि आपके तो 3 लॉयर हैं, मैंने कंफर्मेशन भी 3 को भेजी। और जब मैंने कंटिजेंसीज और प्रोविजंस का वो प्रोसीजर करवाया था, उसमें भी ये बात बताई होगी कि उसके अंदर आप लीगल एक्सपेंसेस को 100% वेरीफाई करते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। खैर, मैंने क्या किया, मैंने पूछा CFO से, मैंने कहा CFO साहब ज़रा ये बताएं कि ये क्यों आपके पास बाकी जो है 4 महीने की पेमेंट हो रही है इन लोगों को, 2-3 लोग थे। उसने बोला सर वो हमने इनसे ना कुछ कंसल्टेंसी ली थी। मैंने कहा अच्छा कंसल्टेंसी ली थी, हमें भी बताएं कौन सी कंसल्टेंसी है तो लीगल ना। बोले नहीं एडवाइज़र नहीं है, हमारे पैनल पे नहीं है, पर ये ऐसी वन ऑफ ली थी। मैंने कहा मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे ही जो आपने वन ऑफ ली थी मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस देखी तो पता लगा कि एक नोटिस आया हुआ था FBI का जिस पे वो उनसे कंसल्टेशन ले रहे थे कि करना क्या है। अच्छा, वो नोटिस ऐसा था कि जिस पे क्लाइंट पे 700 मिलियन की पेनल्टी लग रही थी, जो इन्होंने अपने जो उनके पैनल पे लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे वो नहीं किया था। एक दूसरे लीगल एडवाइजर को अपॉइंट किया था, यानी टैक्स एडवाइजर को सॉर्ट ऑफ, जो कि बहुत नामी ग्रामी था, तो उसकी फीस अलग थी। क्योंकि ऐसी बात है, आप नामी ग्रामी लोगों को रेगुलरली अपने पैनल पे नहीं रखते क्योंकि महंगे होते हैं, तो आप उसकी सालाना फीस भरते भरते ही इंतकाल हो जाए कंपनी का, तो इसीलिए वो वन ऑफ होते हैं। तो ये वन ऑफ पकड़ में आ गया। पर ये वन ऑफ पकड़ में कब आया, जब मैंने 100% लीगल एंड प्रोफेशनल के लेजर को वेरीफाई किया। अच्छा, कल को ये मैं वेरीफाई नहीं करता 100%, तो मैं सैम्पलिंग करता तो हो सकता है सैंपल में ना आता। और सैंपल में नहीं आता क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ईच एंड एवरी आइटम डज नॉट हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मैं नहीं कह रहा कि उसके बाद सिलेक्शन का चांस था, नहीं में था, मैं कहता हो सकता है सिलेक्ट ना हुआ होता। तो कुछ जगहें तो ऐसी होती है ना जहाँ पे आपने 100% काम करना है, क्योंकि आप वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मुझे वो बात पता लगी, तो फिर मेरी, अच्छा इससे एक और चीज़ निकलती है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इससे क्या निकलता है, आपका मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट इंक्रीज हुआ, और एग्जामिनर अगर दिमाग खराब हो मेरी तरह, जिसका वो बोलेगा बताओ इसके आगे की अप्रोच क्या होगी, सैम्पलिंग से लिंक कर दिया प्रोसीजर्स को, तो आप बोलेंगे देयर विल बी अ ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। एक्सपीरियंस टीम बुलाऊंगा, मेंटेन करूंगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट,
सही जी, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करूंगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, और हाई सुपरविजन रखूंगा, ये सारे प्रोसीजर्स। तो ये पूरा ऑडिट इज कनेक्टेड। पर खैर समझने की बात ये थी कि कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, और जहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होगा वहाँ पे आप सैम्पलिंग नहीं करेंगे। कितने % टेस्टिंग होगी? इट कैन बी एनीवेयर। तो मैंने आपको कितनी एग्जाम्पल दी हैं जो होती हैं 2, बैंक और लीगल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहीं पर 100% भी कर सकते थे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। हाँ बिल्कुल, देखो रिस्क असेसमेंट तो ओवरऑल होती है ना, अंडरस्टैंडिंग लेके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके, कंट्रोल्स को समझ के, तो वो सारी रिस्क असेसमेंट ही तो होती है। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल थी, केसेस 8 चल रहे हैं, हमें 8 नहीं बताया पॉसिबल, केसेस 8 चल रहे हैं, फीस 7 की दी हो, नॉट पॉसिबल। 8 केसेस चल रहे हैं, फीस भी कितने की दी होगी? 8 की, तो वहाँ से पकड़ा जाएगा वो। यहाँ तक कोई मसला? सर इंगेजमेंट लेटर में लिख कर देते हैं ना कि मैनेजमेंट विल प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो, ये बोल रहे हैं भाई वो मैनेजमेंट लेटर तो जैसे मतलब निकाहनामा है, इंगेजमेंट लेटर है। वो बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट लेटर, हम इंगेजमेंट लेटर में लिख के देते हैं कि सर हम आपको सब देंगे। सही है, मतलब वो लिख के देते हैं कि मैनेजमेंट आपको सब देगी, पर जो मांगोगे वो देगी। ये बात आप नहीं समझ रहे भाई। मैनेजमेंट बोलेगी आपने मुझसे पूछा, तो अच्छा देखो फिर इसके लिए कितने बच्चों ने रिटन रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर ले लिया है? ये ना, हाँ भाई जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, रिटन रिप्रेजेंटेशन। हाँ आप सुने, अब मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे बताया था रिटन रिप्रेजेंटेशन इज सेल्फ एविडेंस नहीं है, बट वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि आखिर में मैं उससे लिखवाता हूँ। कोई बताएगा? मैं उसमें लिखाता हूँ, आप मुझे लिख के दें कि आपसे जो हमने इंफॉर्मेशन मांगी वो आपने इन इट्स इंटायरिटी और कंप्लीटली मुझे प्रोवाइड की है। याद आ रहा है? तो फिर वहां पे सीईओ और सीएफओ साइन करते हुए कतराएंगे, क्योंकि कल को कोई केस अनडिस्क्लोज रहा, पेनल्टी अनडिस्क्लोज रही, तो मेरी बल्ली नहीं है। हाँ, पर मेरी ऑब्लिगेशन तब आती है जब मुझे मेरा रेगुलेटर ये कहता है कि जब तुम्हें पता था कि एक जगह पे सिग्निफिकेंट रिस्क है तो आपने सैंपलिंग क्यों की? इसके बाद भी अगर मिस हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मुझे ऑडिट तमीज से करना है। हाँ भाई ऑनलाइन में लोग क्लियर है? समझ आई बात? तो ये एंगेजमेंट लेटर में हम बेशक लिखवाते हैं, पर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन एक सॉर्ट ऑफ सामने वाले को वापस से श्योरिटी दिलाना है कि भाई देख ले, अब तू आखिर में लिख के दे रहा है। क्लियरिटी है? ओके गुड। चलें जी, अब हमने कहा आगे लेके चलते हैं इसको। कॉस्ट इफेक्टिव। भाई एक्सेल के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया कि यहाँ पे 1000 एसेट्स आ रहे हैं, जितने भी एसेट्स आ रहे हैं उसकी लाइफ है 5 साल, उसको 5 से डिवाइड करके कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 सेकंड लगे। क्या 100% रिकैलकुलेशन कर लूँ? यस। जैसे आप एक्सेल में देखते हैं, कभी मैं IFRS 16 सॉल्व कर रहा होता हूँ तो ओपनिंग से क्लोजिंग का टेबल कैसे बनता है 1 मिनट में। तो जब 100% कैलकुलेशन पॉसिबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, आप करें, आपको कोई मना नहीं है, पर सब्जेक्ट टू दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। क्लियर है? बिल्कुल कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से। पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, ये तो बात समझिएगा। वो बोल रहा है कि अच्छा पहले उसको यूं उलट समझते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम। वो कह ये रहा है कि भाई आप 100% सिलेक्शन पे चले जाइएगा जब पॉपुलेशन अलग अलग हो, होमोजीनियस ना हो। अच्छा सैम्पलिंग होती है होमोजीनियस पे, सैम्पलिंग होती है, मैं आपको प्रूव करता हूं कैसे, सुनो। सैम्पलिंग होमोजीनियस पे इसलिए होती है क्योंकि आपके रिजल्ट्स प्रोजेक्ट होते हैं। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, 10 आइटम सेलेक्ट किए, 10 में से अगर 5 में मसला निकला तो 50% गलती पूरी पॉपुलेशन में होगी। देखो एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है उसका सैंपल, एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। अब मैं कह रहा हूं पूरे साल में 1000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मैंने 1000 में से कितनी सेलेक्ट की? 10। 10 में से कितने में भंड निकला? 5। कितनी % डेविएशन? 50%। तो मैं कह रहा हूं मेरी 500 आइटम्स गलत होंगे, पर 500 आइटम्स तब कहूंगा ना जब वो रिप्रेजेंटेटिव हो। 500 आइटम्स कब कहूंगा जानी?
तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है पॉपुलेशन रिप्रेजेंट सेम नेचर, होमोजीनियस हो, सेम हो। चलो अब एक और चीज तुमसे पूछते हैं। मैंने कहा मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सही जी, प्लीज सुनिएगा। मैंने एडिशंस को वेरीफाई करना है और ये देखना है कि एडिशन के लिए अप्रूवल लिया गया था या नहीं लिया गया था। अच्छा, मैंने क्या किया, एडिशंस के अंदर कंप्यूटर्स की भी एडिशन आई है, बिल्डिंग की भी एडिशन आई है, व्हीकल्स की भी एडिशन आई है। और मैंने जब कंट्रोल टेस्ट करता हूँ अप्रूवल का, मैंने व्हीकल्स पे टेस्ट किया, क्या मैं ये बाकी सब पे प्रोजेक्ट करूँ? नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अलग है। एडिशन व्हीकल की है, बिल्डिंग की अलग है, हो सकता है उसके लिए लिया हो। तो आपने जो एडिशन का सैंपल सेलेक्ट किया है टू टेस्ट द कंट्रोल, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मैं कह रहा हूं सारे कंप्यूटर्स हैं, 1000 कंप्यूटर्स हैं, और 1000 कंप्यूटर्स पे मैंने ये टेस्ट किया कि क्या इसके लिए अप्रूवल लिया गया था या नहीं गया था, तो मैं ये नहीं कहूंगा सारे पीपीई के लिए मैं ये कहूंगा उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, क्योंकि होमोजीनियस होनी चाहिए। एक और चीज, क्लास ऑफ एसेट्स के लिए, पर इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। आप जो सेल्स वेरीफाई कर रहे हैं, इसको सुनिएगा फोकस के साथ। आप सेल्स वेरीफाई कर रहे हैं, आपको लेजर दिया हुआ है सेल्स का और सेल्स रिटर्न का। सुनिएगा, सेल्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? आपने क्या किया प्लीज सुनिएगा, अभी इससे समझ आएगा तुम्हें उस्मान। आपने क्या किया, सेल्स और सेल्स रिटर्न को मिलाया और सैंपलिंग कर दी। हाँ जी जानी, सेल्स और सेल्स रिटर्न को मिलाया, सैंपलिंग कर दी। तो क्या ये सही तरीका है? वाई? सेल्स अलग है और रिटर्न, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे सैंपलिंग इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज दे आर नॉट होमोजीनियस, डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अगर मैं यूं करता, सेल्स रिटर्न पे अलग से काम करता और उस पे सेल्स पे अलग काम करता, तो क्या आप सैंपलिंग करें? यस कर सकते हैं। क्यों? होमोजीनियस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? ताकि मेरे रिजल्ट्स प्रोजेक्ट हो पाए। यहां तक कोई मसला? चलिए जी, अगर मैं आपसे एक्टिव और होमोजीनियस ना हो, ये हो गया जी। अब हमने कहा इसके बाद स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक, अच्छा स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन भी एक तरीका है सेलेक्ट करने का। मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर जितने भी आइटम है सेलेक्ट कर लो। लेट से सेल्स का लेजर आ रहा है और सेल्स के लेजर के अंदर मैंने देखा हजारों से सेल शुरू होते 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 मिलियन पे जा रही है। मैंने कहा कि भाई मैंने पहले सिग्निफिकेंट सेल्स को सेलेक्ट करना है। आई एम नॉट सेलेक्टिंग 100% आइटम्स, आई एम सेलेक्टिंग सिग्निफिकेंट सेल्स। अच्छा, मेरे लिए सिग्निफिकेंट का क्राइटेरिया निकला कि मैं जो है कोई 5 लाख रुपए से ऊपर की सारी सेल्स को टेस्ट करूंगा। तो ये कौन सी सेल्स है? ये कौन सी सिलेक्शन है? स्पेसिफिक सिलेक्शन, यानी सेलेक्टिंग अमाउंट्स अबव द सर्टेन क्राइटेरिया। सेलेक्टिंग अमाउंट्स अबव द सर्टेन क्राइटेरिया। वेरी गुड। देखो ये तो हम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयशा और उषा ने सही पिक किया। याद करो तो सुनो, मटीरियलिटी का चैप्टर पढ़ा था। मटीरियलिटी के चैप्टर के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि एक होता है टॉलरेबल एरर। टॉलरेबल एरर ये अकाउंट लेवल की मिसस्टेटमेंट होती है। यानी मैं कहता हूं कि मेरा जो भी एक आइटम इस टीई से ऊपर होगा उसको तो मैं टेस्ट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो तो उसको तो मैं टेस्ट करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब वो मैं इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है यानी उस पर तो मैं रिस्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो एफएस गए, ऐसा है। फिर मैं क्या करता हूं, उसके अलावा जो बच गए सैम्पलिंग। तो क्या उसको टेस्ट नहीं करूं या सैम्पलिंग करूं? अच्छा जी, आगे
अब हमने कहा ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट, और इसमें आ रहा है रिपेयर एक्सपेंस में ओवर 1 मिलियन, सारी टेस्ट कर लो। इसके बाद आइटम्स शोविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैं अगर सेल्स के लेजर की बात करूं तो सेल्स लेजर में डेबिट्स भी आ रहे हैं, मैंने सारे डेबिट्स को सेलेक्ट कर लिया, वो क्या है, शोविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा एक और चीज, हमें ये बात पता है कि हमारे रिसीवेबल के बैलेंस में हमेशा डेबिट बैलेंसेस आते हैं, हमारे रिसीवेबल के बैलेंस में हमेशा अब कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस आ रहे हैं, अब वो कब हुआ होगा, या तो उसने ज्यादा पैसे दे दिए होंगे, या तो मेरा उसकी तरफ पेएबल होगा, मैंने क्लासिफाई गलत किया हुआ है। इस बात को वापस से पिक करो, मैंने कहा कि भाई शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, रिसीवेबल्स मेजॉरिटी कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, डेबिट बैलेंस मतलब मुझे रिसीव करना है ना। अगर आपको किसी कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस दिखे यदि नेगेटिव, दैट मीन्स क्या, या तो उसने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, या तो मुझे उसको पेएबल है, पर वो रिसीवेबल में नेट होना चाहिए, लायबिलिटी में आना चाहिए, लायबिलिटी में अलग से आना चाहिए ना, पहले बताओ ऑनलाइन वाले ये बात क्लियर, लायबिलिटी में अलग से आना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आपने हमेशा अलग सेलेक्ट करना है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल से हटके हो। एक और एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपको आगे पे सवालों में काम आएगी। अगर मैं कहूं एक कस्टमर है जिसका यूजुअल बैलेंस होता था, इस साल 0 है, तो क्या इसको सेलेक्ट करना चाहिए कंफर्मेशन भेजने के लिए, यस। आइटम्स शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बैलेंसेस विद नेगेटिव बैलेंस, बैलेंसेस विद 0 बैलेंस, यानी कस्टमर्स विद नेगेटिव बैलेंस, कस्टमर विद 0 बैलेंस, इट शुड बी स्पेसिफिकली सेलेक्टेड, स्पेसिफिक सिलेक्शन, जिसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो। बात क्लियर है, यानी हमने ये कहा कि हमें उसको तो कंफर्मेशन भेजनी ही भेजनी है जो कि मेरे बच्चों नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। अच्छा पेएबल में यूजुअली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, उसमें डेबिट आ रहा है, तो क्या दीज आर शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, इसको सेलेक्ट करें अलग से। रिसीवेबल वाली एग्जांपल वापस से, ओके भाई देखो मैंने कहा रिसीवेबल के अंदर मेरे 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, जिसमें से 7 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, रिसीवेबल 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 रिसीवेबल, 3 के क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं। अच्छा 3 के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है या तो मेरा पेएबल है या उसने ज़्यादा एडवांस दे दिया, मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए, तभी जब मैंने ऐसी बात है रिसीवेबल को ख़त्म किया होगा तो मैंने रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश को डेबिट किया होगा, पर जितना डेबिट नहीं था उतने से ज़्यादा क्या हो गया, क्रेडिट, यानी 100 रुपये का रिसीवेबल तो उसने 120 दे दिए, 20 क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस, तो अब एसेट बचा या लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो दीज आर द बैलेंसेस शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इसको अलग से सेलेक्ट करें इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि चल क्या रहा है भाई, क्लियर है। हाँ जी ओके जी गुड। हमने कहा सर अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेल्स के लेजर में डेबिट आइटम्स हैं, ऑल क्रेडिट आइटम्स इन, अच्छा रिपेयर के लेजर में तो डेबिट आइटम्स होते हैं ना, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे ना, और अगर रिपेयर एक्सपेंस के लेजर में क्रेडिट आ रहे हैं तो वो क्या भला है भाई, तो वो रिवर्सल्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं है रिवर्सल जानबूझ के मारे गए हो एक्सपेंस को कम करने के लिए, तो वो कहता है स्पेसिफिकली वो सेलेक्ट करो, उसकी जगह पे पहुंचो कि क्या हुआ ये भाई, बात क्लियर है। तो अच्छा वो बोलेगा मैंने रिवर्स किया, गलती से बुक किया, तो पहले जो गलती से डबल बुक कर लिया था ना, पहले एक इनवॉइस दिखा जो बुक की थी, वो तो होनी चाहिए ना, पता चले जो हुई हुई थी वही घुमा रहा है, तो ये तुम्हें कब पता लगेगा, जब हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक आइटम्स शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई बात क्लियर है, एक मिनट सर, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर में ही जाएगा ना, रेदर देन अकाउंट रिसीवेबल को ना, बिल्कुल ऐसा ही, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा है जी। तो बेटा वो सही करेगा तो पता लगेगा ना, सेलेक्ट करेगा तो पता लगेगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट है, नहीं आप बात नहीं समझे ना, IS8 का एरर है तो तुम्हें कब पता लगेगा IS8 का एरर था और सही हुआ है, जब तुम सेलेक्ट करोगे, चेक तो करना है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक ऐसा लेजर है जिसमें आता ही डेबिट है तो उसमें क्रेडिट्स क्या आ रहे हैं, तो उसको अलग से देखो, इंक्वायरी करो,
ऐसा तो नहीं है फिक्टिशियसली रिमूव कर रहा उसको, एक्सपेंस को कम। उसने बोला भाई डबल बुक हो गया, तो बोले तुम बोलोगे पहला दिखाओ। बात क्लियर है? तो उसी अमाउंट से रिवर्स होना चाहिए। पता चले बुक किया था कम, रिवर्स कर रहा है ज़्यादा, तो ये क्या मजाक है भाई? तो ये आप ऐसे डिटेक्ट करते हैं, ये सही है। अच्छा जी, अब हम किस पे आ गए? ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर। ऑडिट सैम्पलिंग पे वो बोलता है कि भाई इसमें हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन 100% आइटम। क्या ये बिल्कुल सही कह रहा है? चलें जी, इसमें ईच आइटम हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यानी हमने ये कहा था 1 मिलियन से ऊपर जब किए थे तो नीचे वाले का चांस नहीं था। आप खुद बताएं, 1 मिलियन से आपने जो ऊपर सेलेक्ट किए थे बच्चों, तो क्या उसमें नीचे वाले का चांस था? नहीं था, वो तो स्पेसिफिक सिलेक्शन थी ना, ऐसा ही है। तो हमने कहा ईच आइटम हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। ये खासियत है किसकी? सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग की, हाँ ऐसा है सर। सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स में रिजल्ट प्रोजेक्ट तो नहीं करते ना? हाँ बिल्कुल नहीं करते। अच्छा देखो, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स का मतलब है आप उसमें रिजल्ट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो सैम्पलिंग है ही नहीं। वो तो आप मिस स्टेटमेंट से वो हद तक कहेंगे। प्रोजेक्शन कहाँ होती है? सैम्पलिंग में, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई? देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भाई हम कह रहे हैं 1 मिलियन से ऊपर सारे सेलेक्ट कर लो। सारे सेलेक्ट करने का मतलब सारे चेक कर लिए ना, उसमें तो कोई मुसीबत ही नहीं है, वो तो सारे चेक हो गए ना, उसकी प्रोजेक्शन बनती ही नहीं है। जो नीचे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे उसके लिए क्या करूंगा? ऑडिट सैम्पलिंग। तो हेयर आई कवर माई रिस्क। तो सही है भाई, ये रिस्क है मेरा, ये कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलें जी, अब ये क्या लिखी हुई एक चीज़ बताओ इसमें, मैं ज़रा हट जाऊँ यहाँ से। हाँ जी, सैम्पलिंग कहाँ यूज़ होती है? टीओसी और टीओडी। टीओडी बोले तो टेस्ट ऑफ डिटेल। पहले बताओ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस बिल्कुल है सर। उस पर कंक्लूजन आएगा कि सही है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। यानी कि आयशा सही कह रही है कि सर जो आपने स्पेसिफिक सिलेक्शन की थी उस पर कंक्लूजन आ जाएगा कि क्या स्पेसिफिक सिलेक्शन जो की थी उसमें सब सही है या नहीं है। पर सैम्पलिंग के ऊपर कंक्लूजन नहीं आता, वो आपने प्रोजेक्ट करना होगा, फिर कंक्लूजन आएगा। ओके जी, आगे। ये हमने इसको मिटा देना, एक मिनट रुकना। चलें खैर, रहने दें। हम आते हैं ऑडिट रिस्क के ऊपर। अच्छा, ये अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे मैं टेक्निकली आपको कवर कराऊंगा आइजा 200। कौन सा? 200। अच्छा, आइजा 200 बेसिकली कहता है कि व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट है क्या? तो मैंने कहा मैं क्यों आप लोगों को इतनी थ्योरी के अंदर लेके जाता, क्योंकि आप खुद देखें मैंने आइजा 500 भी आपको प्रैक्टिकली करवाया, जो ऑडिट एविडेंस है। तो हमने उसको कवर किया ना, तो आज इसको यहाँ से कवर कर लेंगे, सुकून से समझे, फिर आपको वो बातें समझ आएंगी। अब अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आपको पूरा ऑडिट का गेम समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारे कनेक्शंस निकलेंगे बिल्कुल सुकून से, तामुल से। ये 3 मुझे रिलेशन समझाना है आपको। आइजा 200 कहता है ऑडिट रिस्क है क्या? वो बोलता है ऑडिट रिस्क एक फंक्शन है इनहेरेंट रिस्क का, कंट्रोल रिस्क का, डिटेक्शन रिस्क का। एक एक करके समझते हैं। पहले इनहेरेंट को भूल जाओ, कंट्रोल पे आ जाओ, तुम्हें आसानी से समझ आएगा। कंट्रोल रिस्क का मतलब यह है कि कंट्रोल्स नहीं हो, अगर हो तो ऑपरेट नहीं हो रहे हो। साथ साथ बोल दो, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल नहीं हो या ऑपरेट नहीं हो, तो आपका कंट्रोल रिस्क क्या होगा? लॉजिकल सी बात है यार। भाई अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरी जान, वापस से सुन लो मेरी बात, इसको रटा लगाए बगैर तमीज से समझ लेते हैं। मैंने कहा वो बिल्कुल तमीज और तहजीब वाली डेफिनेशन बता रहे हैं ये अंग्रेज। ऑडिट रिस्क है क्या असल में? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क का मल्टीपल। एक एक करके समझाता हूं तो आपको यहां भी समझ आएगा। मैंने कहा आप सब चीजों को भूल जाएं, पहले सिंपल रखें कि अगर मेरा कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो आप मुझे बताएं कंट्रोल रिस्क ज्यादा कब होगा? जब आप बोलें कि आपने कंट्रोल्स को समझा, डिजाइन नहीं था।
और डिजाइन था तो ऑपरेट। तो जैसे ही आपका कंट्रोल रिस्क ऊपर गया, मेरे ख्याल से ऑडिट रिस्क भी ऊपर जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लॉजिकली बात कर लेते हैं कि ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा अगर आपका कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी से जानिए ऑनलाइन वालों, ऐसा ही है। उसने पहली इक्वेशन में तो एक चीज डाल दी मैंने। दूसरा फिर बोलता है इनहेरेंट रिस्क। अब पहले समझ लेते हैं इनहेरेंट रिस्क है क्या। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है बाय डिफॉल्ट रिस्क, के कंट्रोल्स को कंसीडर किए बगैर। देखो एक तो होता है ना कि जो रिस्क होंगे उसको मेरा कंट्रोल मिटिगेट कर देगा। मैं बहुत इसको आपको आयजा की डेफिनेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता रहा हूं, सुन लो। मैंने कहा कुछ तो रिस्क होते हैं ना जो मेरे कंट्रोल्स क्या कर रहे होते हैं, मिटिगेट कर रहे होते हैं। वो कहता है इनहेरेंट रिस्क तो ऐसा रिस्क होगा जिसमें आप कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं करें, आप हटा दें। इसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आइटम टू मिसस्टेटमेंट। ज्यादा इंग्लिश हो गई ना, क्या कह रहा हूं मैं? ससेप्टिबिलिटी ऑफ आइटम टू दी मिसस्टेटमेंट। इसको और आसान करते हैं। वो बोलता ही है कि कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल क्या है? किसी भी चीज को मिटिगेट करना। अच्छा अब याद करो, बैड डेट्स ना हो तो क्रेडिट लिमिट अप्रूवल और चेक लगा दिया, एजिंग बनवा ली, ये क्या थे? कंट्रोल्स। ये नहीं होंगे तो कंट्रोल रिस्क है। वो कह रहा है इनहेरेंट रिस्क का जब सोचो, इनहेरेंट रिस्क होते हैं एम्बेडेड रिस्क, जो कि किसी इदारे में उस जगह की नेचर के हिसाब से होंगे, उस हेड की नेचर के हिसाब से होंगे। अब एक एक करके एग्जांपल देता हूं। कैश, बहुत सुकून से समझना मेरी बात को। कैश, आप एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं, लेट्स से बेकरी की एग्जांपल लेते हैं। बेकरी के अंदर कैश बहुत सारे लोगों के हाथ में है। कैश अगर वही कोई पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नहीं लगा हुआ तो कैश बहुत सारे लोग केटर कर रहे होते हैं। उसको पैसे दिए, उसने वहां जाके जमा करा, उसने पैसे दिए, उसने वहां जाके, क्या बीच में छप्पर हो सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं जिस बेकरी की मैं बात कर रहा हूं वहां पे इनहेरेंट रिस्क है कैश के चोरी होने का, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स बिजनेस का नेचर है कि वो चोरी हो सकता है वहां पे। देखो चोरी तो कहीं भी हो सकता है, पर जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं वहां पे वो बोला कंट्रोल्स को भूल जाओ। तुमने जब एनटीडी की, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो तुम्हें कुछ चीजें पता लगेंगी जो इनहेरेंटली एम्बेडेड होंगी उस इदारे में। एग्जाम्पल देता हूं एक और। इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम आए और वो उस क्लेम को रिकॉर्ड ना करे ताकि उसका एक्सपेंस कम हो जाए। क्या ये एक इनहेरेंट रिस्क है? इनहेरेंट भाई, वो उसके इख्तियार में, वो एरिया ऐसा है जो ससेप्टेबल टू रिस्क है, चाहे कंट्रोल हो या ना हो। अब कंट्रोल्स को हटा के देखो। एक और चीज, तुम किसी इदारे पे गए, वहां पे रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे प्रोविजनिंग का जो एस्टिमेट है क्लाइंट अपने हिसाब से चेंज कर दे। अच्छा, एक क्लाइंट जो कैश बिजनेस में डील करता है, पहले एडवांस पैसे लेता है, वहां पे ये रिस्क ही नहीं होगा। और एक क्लाइंट है जो कि मेजर रिसीवेबल्स में उधार पे काम कर रहा है और वहां पे वो अपने हिसाब से प्रोविजन की परसेंटेज को क्या कर दे? चेंज कर दे। ये इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट इन बिल्ड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि एस्टिमेट्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि उसके लिए, एस्टिमेट्स के लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है। आपका अंदाजा है तो है, बदल गया, आप वेरीफाई कर लें। फिर वो कहता है जहां पे रिलेटेड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो वहां पे आपके कंट्रोल्स हो तब भी फायदे क्या, हटा दें, कंट्रोल को हटाएं। बोल रहा है इनहेरेंट रिस्क का मतलब है अभी एक इदारा है वो अपनी सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी से करता है, यानी बाहर किसी को बेचता ही नहीं है। यहां से दुबई, यहां से दुबई, यहां से दुबई, और दुबई में जो इसका बायर है वो कौन है? रिलेटेड पार्टी। आपको क्या लगता है कि जो रिलेटेड पार्टी को सेल्स हुई है वो आर्म्स लेंथ पे हुई है या वो सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स फेक बने, क्या ये मैं पता लगा पाऊंगा? नहीं। तो इसके लिए मैं ना इनहेरेंट एम्बेडेड रिस्क क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यानी बोला
आपको इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या? इनहेरेंट रिस्क का मतलब है एम्बेडेड रिस्क, जो कि उसकी नेचर की वजह से आता है। और ये नेचर आपको कब समझ आएगी? जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट मतलब एम्बेडेड रिस्क। तो आज के बाद मैं पूछूं, इनहेरेंट रिस्क जब आप सोचते हैं तो क्या आप कंट्रोल्स को सोचते हैं या साइड रखते हैं? सेट असाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इनहेरेंट रिस्क के अलावा जो बकाया रिस्क है, सुनना मेरी बात, अभी तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं। फिर वो कहता है कि इनहेरेंट रिस्क के अलावा जो बाकी रिस्क हैं उसके लिए देखो क्या कोई कंट्रोल्स हैं। अगर कंट्रोल, अब देखो तुम मुझे बताना, जितना इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा उतना ऑडिट रिस्क। उसने बोला चलो सही है, इनहेरेंट रिस्क अगर है तो कंट्रोल्स का तो उस पर कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे भाई, वो तो है ही है, उस पर तो काम करना ही करना है अलग से। आपका ऑडिट का पैरामीटर बढ़ गया, बच गए बाकी रिस्क जिसमें इनहेरेंट रिस्क नहीं है। तो क्या वो रिस्क नहीं है? है। अच्छा, अब जो बकाया रिस्क बच गए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल्स हैं? अगर ये भी फारिग है तो ऑडिट रिस्क, इनकी ऑडिट रिस्क क्या हो गया? तो देखो शुरुआत वहां यहां से करता है, तो अब समझते हैं शुरुआत वो यहां से करता है। पहले तो आप इंडस्ट्री की, एनवायरनमेंट की, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लें। आपको पता लग जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा आइटम ससेप्टेबल टू इनहेरेंट रिस्क है, जहां पे कंट्रोल वंट्रोल आप साइड में रखें। उसकी नेचर ही ऐसी है कि वहां पे भंड हो सकता है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी से सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। और आपने अगर आरपी का लेक्चर लिया हो, मैंने वहां पे आपको मैंने एक बेहतरीन एग्जांपल दी थी कि पीपी बेचा था महंगा और उसने खरीद भी लिया था। असल में वो पीपी का बेचना नहीं था, लोन था, इंटरेस्ट फ्री लोन। मुझे बताओ, तुम लोगों ने चर्चियों सुना था? वो एग्जाम्पल इतनी बेहतरीन थी वो समझाने के लिए, तो हमने पकड़ी है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल वो ये थी, 100 रुपए का पीपी था, 250 का बेच दिया। अच्छा, सामने भी रिलेटेड पार्टी है, वो तो बेवकूफ़ नहीं है, उसने कहा कि अपनी सब्सिडरी को सपोर्ट करती हूं मैं। महंगा पीपी खरीद के अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, सही है जी, या उसको पैसे दे दिए, भाई जो भी है ना उसको पैसे भेज दिए ना। यानी टेक्निकली हमने उसको पीपी दिया, उसने उसको पैसे दे दिए। अच्छा, अब टेक्निकली ना लोन आ रहा है, ना लायबिलिटी आ रही है, ना इंटरेस्ट आ रहा है। सिंपल इसने पीपी के जरिए पैसे बाहर निकाले, उसको पैसे मिल गए। तो क्या ये पैसे जो उसको मिले क्या किसी इंटरेस्ट पे मिले? पर ये तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में रिस्क ही यही है कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि किसी ऐसे इदारे का ऑडिट करो जहां पे हाईली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो, तो वहां पे इनहेरेंट रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। कंट्रोल आप भूल जाएं, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, उसके अलावा कोई रिस्क है? एक तुमसे पूछता हूं, जानी सब बताना। तुमसे अगर मैं पूछूं इसके अलावा, तुमने देखा डेट, जो तुम्हारे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हैं वो इंक्रीज हो गए, तो ये भी तो एक रिस्क है। अब इसकी एजिंग बनती है नहीं बनती है, कंट्रोल है। नहीं बनती तो कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा? क्योंकि फिर आप बोलेंगे ना कि भाई कंट्रोल ही नहीं है, तो बाकी रिस्क को हैश करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल। और उस पर कंट्रोल फाड़ेगा तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ आया? ऑनलाइन में जल्दी बताओ। ओके, अच्छा, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि सर तो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकते सिंगल एंटिटी। बेटा चसी सिंगल एंटिटी तब होती है जब मैं कंसोलिडेशन करता हूं, वैसे एंटिटी क्या है? अलग अलग है, सही है जी, वैसे एंटिटी अलग अलग है, सिंगल एंटिटी थोड़ी ना भाई। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं कि भाई अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो तो फिर इसको डिस्क्लोज करो ना, ताकि शेयर होल्डर पूछे। बोला भाई नहीं दे सकते, मैं कहता हूं दो, फिर उसकी अकाउंटिंग होती है, आपको पता है इंटरेस्ट फ्री लोन की। इंटरेस्ट फ्री लोन की अकाउंटिंग ये होती है कि आपने पैसे जो पे करने 3 साल बाद देने, उसकी आज वैल्यू क्या होगी? तो उसमें जो वैल्यू आएगी फिर उस डिस्काउंटिंग इम्पैक्ट आएगा, उसकी अकाउंटिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे डिस्क्लोजर्स अवॉइड करना चाहता है ताकि लगे ही नहीं कि आरपी ट्रांजैक्शन है। यही तो गेम होते हैं फ्रॉड रिलेटेड पार्टी के जरिए, सही है। तो डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो मैं तो बोल रहा हूँ मुसीबत ही नहीं है। मैं तो बीइंग एन ऑडिटर चाहता हूँ कि वो हो, वो दिखे जो है, और वो लोग क्या करते हैं जो है वो ना देखे। वो तो अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं ना, ताकि ये ट्रांजैक्शन छुप जाए। कल को दूसरा शेयर होल्डर उठ के बोलेगा भाई चल क्या रहा है,
और रिलेटेड पार्टी में मैं ये तो नहीं कह रहा आपको, सुनिएगा, मैं रिलेटेड पार्टी में आपको ये तो नहीं कह रहा कि कंट्रोल लेके बैठा हुआ है 100% का मालिक है। अगर 51% भी एक बंदा लेके बैठा हुआ है और वो अपनी सब्सिडी से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो बाकी 49% शेयर होल्डर्स भी तो हैं। क्या उनका स्टेक नहीं लगा हुआ? उनके पैसे नहीं है? तो उनके लिए भी तो फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। तो हम तो ऑडिट इसलिए करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, आगे। पहले मुझे ये बता दो बच्चों, इनहेरेंट रिस्क अगर आपका ऊपर जा रहा है कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग लिया, आपको पता लगा ये एरिया ऐसा है कि ससेप्टेबल टू रिस्क है, कंट्रोल वंट्रोल तो सोच ही नहीं यहाँ पे, तो आपका ऑडिट रिस्क, आपने कहा बकाया रिस्क के लिए क्या होने चाहिए? कंट्रोल, वो भी फारिग हैं। अब सुनना, ये बहुत कनेक्टिंग बात है क्योंकि मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ना। अब हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन रिस्क। इसको पहले उर्दू में समझो। डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये है कि आप काम करें और वो काम गलती नहीं पकड़ पाए। आप काम करें, ऑडिट करें और ऑडिट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए, दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। मुझे खदशा है कि डिटेक्ट ना हो, जबकि गलती थी और मैंने उसको पकड़ा नहीं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिटेक्शन रिस्क। प्लीज सुनिएगा वापस से। मैंने कहा ऑडिट रिस्क 3 चीजों का मल्टीपल है। अब कंक्लूड कर लेते हैं। इनहेरेंट, ये तो होगा, ये होगा, कंट्रोल वंट्रोल तो बाद में गया। अच्छा, ये कब होगा? जब आपको लगेगा ऐसे हालात वाकयात हैं। इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना वहां पे। आपको भाई एक पता है कि ऐसा है। भाई अब लेट से मैं कहूं कि एक खानदान का बच्चा बिगड़ा हुआ है, तो आप पता है उसको इनहेरेंटली ऐसा है, वो ये हरकत करेगा। तो जिस इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चलती है, आप बोलेंगे ये तो होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लें। तो ये इनहेरेंटली इनबिल्ड है उसमें। बात समझ आई? क्या आगे? पहली चीज हो गई। मैंने कहा बकाया के लिए क्या होगा? कंट्रोल। वो भी नहीं है तो रिस्क, तभी कह रहा ना मल्टीपल है। और अगर यूं सीधी जबान में कहूं, अगर आपने काम नहीं किया सही तो आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? जो आपने काम नहीं किया सही तो आपका डिटेक्शन रिस्क, मुझे ये लगता है और मेरा ये विश्वास है, आप लोगों का विश्वास भी ये होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में तीसरा है। सोचो, दिमाग लगाओ, इंसानी दिमाग लगाओ जल्दी से। हाँ जी, जल्दी बताओ जानी बच्चों। मेरे कंट्रोल में तीसरा है, एज अ ऑडिटर। इनहेरेंट रिस्क का मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं है तो नहीं है ना। अब व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू इज द ओनली थिंग कि मुझे अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करना है ताकि ऑडिट रिस्क कम हो जाए। नहीं आई बात समझ? आ गई भाई? मैं कह रहा हूं कि ऑडिट रिस्क का एक फंक्शन है इनहेरेंट रिस्क, कि भाई पता है ऐसा है तो ये हरकत होगी यहाँ पे। दूसरा कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल्स नहीं है या ऑपरेट नहीं हो रहे। तीसरा काम सही नहीं करूं। तो तीनों केसेस में पारा ऊपर है। अब इस पारे को अगर नीचे करना है तो व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड्स? डिटेक्शन रिस्क। इसको कंट्रोल करना है। क्या इसको कंट्रोल करना मैंने सिखाया? नहीं, काम इस पे करेंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? हाँ जी, यानी सर अब अगर हम कंक्लूड करें बच्चों, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखना है ताकि ऑडिट रिस्क कम से कम हो जाए। हाँ भाई, ऐसा है? चलें जी, गुड। आगे अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें, नेचर ऑफ एंटिटी एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से अराइज होता है। और क्या इसकी कोई स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस बन सकती हैं या हालात वाकयात पर डिपेंड करेगा? हालात वाकयात पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी आपको, सही है जी। कंट्रोल वीक होने की वजह से अराइज होता है। ऑडिट प्रोसीजर्स मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके इसलिए अराइज होता है। तीनों बातें समझ आती हैं? और हमें किस पे काम करना है? पर हमें पहले इनहेरेंट रिस्क को समझना है, कंट्रोल रिस्क को भी देखना है, फिर किस पे आना है?
क्योंकि इन दोनों के बगैर आपको पता ही नहीं लगेगा रिस्क कितना है, ऐसा है। तो तभी तो बोलता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल को लेके क्या करो, काम करो, तो आपको पता लगेगा कि आपका डिटेक्शन रिस्क की डायरेक्शन क्या है। नहीं, वो तो टीओसी के बाद है ना, कंट्रोल्स के बाद है। देखो मिस स्टेटमेंट डेविएशन यहाँ पे नहीं आएगी। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है कि भाई मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊँ मिस स्टेटमेंट, तो वो तो कंट्रोल रिस्क के बाद है ना, तो टीओसी कंट्रोल रिस्क में हो गए, सही है। अच्छा जी आगे हमने कहा डिटेक्शन रिस्क दो रिस्क के इक्वल है, इसकी भी इक्वेशन सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। चलो अब जरा बात समझते हैं, इसको बिल्कुल सुकून से पिक करना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो आपको अपने सैम्पलिंग रिस्क को कम करना होगा। अभी एग्जांपल देता हूं, पहले बात समझो। ऑनलाइन वालों जल्दी से पहले मेरे साथ साथ कनेक्ट हो जाओ। पहले आपके कंट्रोल में क्या है? अच्छा, डिटेक्शन रिस्क के अंदर कितने रिस्क हैं? सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग। पहले मैं बात कर रहा हूं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क कि आपने सैंपल गलत चूज किया और आपके लग गए। वापस से, सैंपल गलत चूज किया और आपके लग गए। अगर आपने सैंपल तमीज का चूज किया तो मुझे लगता है कि आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। लॉजिकल सी बात है ना, तमीज का सैंपल। अब आप तमीज का सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सिखाता हूं। पहले बोलता है कि अगर अपने सैंपलिंग रिस्क को कम करना है, मैं क्या कह रहा हूं, सैंपलिंग रिस्क को। अच्छा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है डिटेक्शन रिस्क को कम करना। डिटेक्शन रिस्क के अंदर कितने आ रहे हैं? दो, सैंपलिंग। सैंपलिंग रिस्क को अगर कम करना है तो मेरे बच्चों आप एक काम ये करें, अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर दें, ब्रेक कर दें। यानी अगर सेल्स है तो सेल्स रीजन वाइज ब्रेक करें, कस्टमर वाइज ब्रेक करें, ऐसा ही है। कैश और क्रेडिट हो गया, रिटेल और लोकल कस्टमर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया। जितना पॉपुलेशन को ब्रेक करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। और सब में से एक साथ सेलेक्ट करना और अलग अलग सेलेक्ट करने में अच्छा क्या है? अलग अलग, ताकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन निकले और अकॉर्डिंगली काम करो। और दूसरा तरीका यह है कि अपने सैंपल साइज को बढ़ा दें। दूसरा तरीका क्या है? सैंपल साइज को जितना इंक्रीज करेंगे आपका जो डिटेक्ट करने का रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिटेक्ट होने से जो चीज़ रह जाती है वो कम हो जाएगी ना। तो दिस इज कॉल्ड कौन सा रिस्क? सैंपलिंग रिस्क। हाँ जी, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहले ही है सैंपलिंग। देखो अगेन 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 अगेन, एक तरीका हो गया स्ट्रेटिफिकेशन, ब्रेक कर दें और फिर ब्रेक करके देखें। अच्छा देखो, ब्रेक करने में एक और फायदा है, सुनिएगा। ब्रेक करने में एक और फायदा है, उसमें स्मॉल नंबर और लार्ज वैल्यूज भी निकल सकता है। नहीं समझे भाई? ब्रेक किया, स्मॉल नंबर और लार्ज वैल्यू निकल गया तो वो तो पूरा सेलेक्ट कर लो ना, उसमें क्या बेवकूफ़ी है? उसको सेलेक्ट करके साइड में करो। फिर हमने कहा, सही है जी। अच्छा अगेन रिपीट करो मुस्तफा याद, एक फोकस हो गया भाई। स्ट्रेटिफिकेशन पहले भी डेफिनेशन बता दी, अभी भी बता रहा हूं। डिवाइडिंग योर पॉपुलेशन इन सब पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, रिटेल कस्टमर्स, होलसेल कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे। अच्छा जी, फोकस। अब मैंने कहा कि भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जानी? अपने उस रिस्क को कम करना कि मैं एरर डिटेक्ट करने से रह जाऊं। तो उसके अंदर पहला आ रहा सैंपलिंग रिस्क, इंसान का बच्चा बन के सैंपलिंग करो। उसके लिए क्या तरीका है? स्ट्रेटिफिकेशन। उसके अंदर अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज आ गए तो वो तो पूरे उठा दो। फिर ये भी कर सकते हो आइटम्स अबव सर्टेन अमाउंट, क्योंकि आप टेक्निकली इससे कर क्या रहे हो? अपना सैंपल साइज। तो सैंपल साइज इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो चीज़ डिटेक्ट होने से रह जाएगी वो भी चेक हो जाएगी, आप फिर जस्टिफाई कर पाओगे। मैंने रिस्क असेसमेंट की थी, रिस्क ज़्यादा था तो मैंने काम भी, तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में थी कि डिटेक्ट होने से रह जाए
वो मैंने उस पर पूरा काम किया ना, मैंने काम ज़्यादा किया तो डिटेक्शन रिस्क कम हो गया। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा देखें तकवा, स्ट्रेटिफिकेशन और इंक्रीज इन सैंपल साइज में फ़र्क ये है कि आपने जब पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया वो अलग अलग पॉपुलेशंस में आ गई, सही है। आपने कहा इस पॉपुलेशन को पूरा टेस्ट कर लो, इस पॉपुलेशन में से ये उठा लो, जो बाकी बच गए, जो बाकी आइटम बच गए उसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 15 सेलेक्ट करते थे आज तक तो 15 ही करना, अब उसमें से 50 करना। दिस इज इंक्रीजिंग योर सैंपल साइज, पर इंक्रीजिंग योर सैंपल साइज आफ्टर स्ट्रेटिफिकेशन। तो अगर तकवा मैं ये करूं कि पूरा सेलेक्ट करके 50 लगा दूं या स्ट्रेटिफाई करके 50 लगा दूं, कौन सा अच्छा तरीका है? स्ट्रेटिफाई करके, कि उसमें पिक्चर क्लियर है कि ये आइटम्स, क्योंकि उसमें रिस्क स्पेसिफिक हो जाते हो आप कि ये तो हो ही गया, अब बच्चे कुछ पे क्या कर लेते हैं, सैंपलिंग। क्लियर है? नहीं गलत भाई, ताहा सिद्दीकी कह रहे हैं कि सर सैंपल साइज इंक्रीज का मतलब कि 100% सैंपलिंग नहीं, सैंपल साइज इंक्रीज का मतलब यह है कि अगर आप सैंपल सेलेक्ट करते 15 का तो 50 का कर लेना, 100 का कर लेना। ये अब कितना सैंपल साइज करना है, दिस इज ऑल अबाउट योर जजमेंट। वो भी बताऊंगा कैसे, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए, वो भी आगे बात करते हैं। पर अभी हम क्या सीख रहे हैं, इंक्रीज योर सैंपल साइज, पर किस एक्सटेंट तक वो आगे देखते हैं। क्लियरिटी है? हाँ जी, अब बता दो ऑनलाइन वालों बच्चों, क्लियर है जी? नहीं मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रेटिफिकेशन, देखो ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, तुम भी बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन के बगैर सैंपल साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, बट अगेन जब सैंपल साइज इंक्रीज करोगे वो कुछ भी उठा के दे देगा, कुछ भी उठा के सामने आ जाएगा। पर अगर मैं पॉपुलेशन को ब्रेक कर दूं तो मेरे सामने अलग अलग चीज़ें हों तो अलग अलग वेरीफाई कर लूँ। नहीं हो सकता है ना कि जब पॉपुलेशन को ब्रेक करूँ तो उसमें कुछ रिस्क स्पेसिफिक दिख जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, बात समझिएगा, ये बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसी सेल्स वाली से आपने सेल्स का लेजर उठाया, आपको रिस्क है ज़्यादा, तो आपने क्या किया, 15 की जगह 50 का सैंपल लगा दिया, पर उसके अंदर सेल्स रिटर्न भी है। क्या करूँ, स्ट्रेटिफाई कर दूँ सेल्स रिटर्न को और इसको अलग से। आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेलेक्टेड सेपरेटली। बात क्लियर है? अच्छा, उसमें से एक सेल आ रही थी रिलेटेड पार्टी को, तो जो रिलेटेड पार्टी से सेल है उसको तो अलग ही कर लूं क्योंकि उसमें इनहेरेंट रिस्क था उसमें। तो ये टेक्निकली मैं सैम्पलिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे जो इनहेरेंट रिस्क है उसको भी एड्रेस कर लूं। बात समझ आ रही है? तो जब आप कंट्रोल्स की टेस्टिंग वगैरह करके आ रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है यहाँ मसला है। बात समझ आ रही है? तो जहाँ जहाँ मसला होता है वो स्ट्रेटिफाई करके पता लगता है, खोल घाल के कि भाई क्या मसला है। अब एक बाइक तुम लेके गए मैकेनिक के पास, तुमने बोला, उसने बोला भाई क्लच प्लेटें ख़राब हैं, तो तुम बोल लो यार बना दे, तो आप बोलेंगे यार, मैकेनिक आपको बोल रहा है कि भाई खोलेंगे तो और काम निकल सकता है, तो वो कब बोलता है खोलेंगे तो और काम निकल सकता है, जब वो एक्चुअली में चेक करेगा, वो चेक करके बताएगा ना। अब मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल दूं, इस बार मैंने अभी कार खरीदी नहीं हूँ, सही जी, वो चलो कितने की भी खरीदी खैर, पर जब खरीदी मैंने, तो जब मैंने उसको शोरूम पे दिया, क्योंकि मुझे चाहिए थी 0 स्क्रैचेस के साथ, क्योंकि मैं चलाता वैसे ही हूँ, मेरी आदत है। तो जब मैंने उसको खोलने के लिए दिया तो उसने बोला भाई इसमें ये भी करवा लें, इसमें ये भी करवा लें, इसमें ये भी करवा लें, तो वो तो सर्टिफाई करता है कि मैंने कहा लोगों को मैं बताता हूँ, तो मुझे बता रहा है, तो मेरी सर्टिफिकेशन हो गई उसके अंदर, तो मेरा रिस्क तो पता नहीं कहाँ चला गया इधर। खैर, तो समझने की बात यह है कि जब आप डिटेलिंग करते हो ना, तो आपको समझ आता है क्या क्या मसले हैं, तो उन मसलों को टारगेटेडली पिक करो, और जो मसले टारगेटेडली पिक नहीं हुए उस पर क्या कर लो, सैम्पलिंग। अगेन सैम्पलिंग विल बी नॉट द सेम सैम्पलिंग, इंक्रीज सैम्पलिंग, साइज ज़्यादा हो जाएगा उसका, तो अगेन सबको मिला के टेस्ट कर लूँगा, कुछ भी सेलेक्ट हो जाएगा। पर आपके पास ह्यूमन जजमेंट है, बिकॉज यू हैव गॉट इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो आप स्पेसिफिकली कुछ सेलेक्ट कर दो, बाकी पे क्या लगा दो, सैंपल। But again, that sample size will be higher as compared to the one if we have selected earlier. Clear है? सर तो मैक्सिमम कितना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं? बेटा मैंने अभी तो कहा मेरे बच्चे कि मैं वो आगे बताऊंगा, मैक्सिमम कितना साइज सेलेक्ट हो सकता है वो कैसे पता लगता है, उसमें पॉपुलेशन डिटरमाइन होती है, सही है? अच्छा खैर, पॉपुलेशन डिटरमाइन करने की भी टेक्निक है, सही जी। अच्छा वो हर फर्म, चलो अभी सुन भी लो ना, तुम्हें ये ना मतलब कीड़ा मारता रहेगा बार बार।
पॉपुलेशन सेलेक्ट करने की हर फर्म की अपनी पॉलिसी होती है। ईवाई के अंदर वो कहता ही है कि अगर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी। ईवाई के अंदर वो कहता है कि सिस्टम बेस्ड कैलकुलेशन है, सिस्टम खुद करता है, तो आप करें टेस्ट ऑफ 1 एक। अब तुम बोलोगे सो ये तो डिडक्शन रिस्क क्या हो गया? ओ भाई, सिस्टम एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा ना हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो आपने इंडिपेंडेंटली कोई भी ट्रांजैक्शन उठाई और उसको एक को टेस्ट कर लिया, क्योंकि बाकी सब पे भी वही हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने आईटी एक्सपर्ट से उसकी प्रोग्रामिंग चेक करा ली। उसकी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ था कि कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, रीपे होगा इंटरेस्ट लगेगा, रीपे होगा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सिस्टम 365 दिन कर रहा होगा, लाखों कस्टमर्स पे कर रहा होगा, तो बिलियन ट्रांजैक्शंस हैं। क्या बिलियन को वेरीफाई करूं? ईवाई क्या कह रही है? एक। क्यों? सिस्टम कैलकुलेशंस हैं। क्या है? ऑटोमेशन है। तो वो कह रहा है तुम बेवकूफ हो, ऑटोमेशन ने आईटी एक्सपर्ट को लाओ, आईटी की टेस्टिंग कराओ और टेस्ट ऑफ 1 कर लो, तुम्हें सबूत मिल गया। क्योंकि अगर सिस्टम गलत करेगा तो एक करेगा या सब करेगा? तो एक सही तो मतलब सब सही। तो दिस इज आवर पॉलिसी, दिस इज आवर पॉलिसी। फिर वो कहता है जो सिस्टम कैलकुलेशंस नहीं है और सैंपल आपके जो उस लेजर में आइटम्स, यानी अगर मैं एक्सपेंस का लेजर देख रहा हूँ, नॉट लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस का लेजर देख रहा हूँ, एक्सपेंस के लेजर के अंदर लेट से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेजर में 500 आइटम्स आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आपको 500 नहीं सेलेक्ट करना है, आपको 500 नहीं सेलेक्ट करना है, आपको प्लीज सुनना, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ईवाई की स्ट्रेटजी। वो बोलता है टेस्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है, यानी वही जो टॉलरेबल एरर है उसके ऊपर जो है वो तो सारे सेलेक्ट करो, वो तो होगा आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट, आइटम्स ओवर। फिर वो बोलता है कि भाई आपका रिस्क क्या है, प्लीज सुनना, वो बोलता है आपका रिस्क क्या है, लो है, मॉडरेट है, हाई है। ये आपको कैसे पता लगेगा लो, मॉडरेट, हाई? हाँ, अरे कैसे पता लगेगा लो, मॉडरेट, हाई? चेल्सी टेस्टिंग से नहीं है क्या? बात बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल टेस्ट करके आए हो, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे अगर कंट्रोल्स नहीं थे तो इस एरिया में रिस्क, तो आपने इसको हाई मार्क किया होगा ना। बेवकूफों, क्या कर रहे हो ये? वो बोल रहे चेल्सी टेस्टिंग करके, टेस्ट तो चेल्सी तुम अभी कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? इधर वापस से मैं कह रहा हूं कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आए थे ना, तो आज कनेक्ट तो कर रहा हूं, पूरा ऑडिट तो आज सीख रहे हैं कि मैं जब सैंपलिंग करने बैठा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा उस साइकिल के अंदर, इसको हम कहते हैं स्कॉट, यानी मैं ईवाई की जबान में बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। इस लेजर के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तुमने उसको रिस्क असेसमेंट में क्या मार्क किया था? तो मैं कह रहा हूं अगर मैंने मॉडरेट मार्क किया था तो ईवाई का अपना एक सैंपलिंग टूल है, वो कहता है कि अगर आपने उसको मॉडरेट मार्क किया था तो आपको मिनिमम 50 ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करना है, और वो 50 कोई भी हो सकती हैं, पर 50 ट्रांजैक्शंस टॉलरेबल एरर से ऊपर वाली नहीं है, उसके बाद वाली हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो टेस्ट करनी है। अच्छा, अगर मैं कहता हाई है तो आपको क्या लगता है? ईवाई कहता 25 सेलेक्ट करो या ज्यादा, वो 100 पे ले जाता, डबल कर देता इसको, पर ऐसा भी नहीं है, बोलता 1000 की 1000 करो। तो ये कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो हर फर्म की अपनी पॉलिसी है। बात क्लियर है? कुछ फर्म्स की ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन 500 की है तो इसका 20% टेस्ट करना है, इसका 10% टेस्ट करना, तो वो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका रिस्क हैच करना है, और फिर 10% के बाद फिर भी आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा था, तो आप फिर वॉलंटरली 20-25 और सेलेक्ट कर लें, इन ऑर्डर टू मेंटेन कि भाई मैंने और टेस्ट किया था। बात क्लियर है? तो ये एक जजमेंट है जो हर फर्म की अपनी पॉलिसी बनी हुई है कि इतनी पॉपुलेशन पे इतना परसेंट, इतनी पॉपुलेशन पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक्स का ऑडिट करता हूँ, तो अब हमारा एक बैंक है यूबीएल, उसकी कोई 1500 से प्लस ब्रांचेस हैं, तो क्या मैं 1500 ब्रांचेस पे जाके टेस्ट करूँगा? वो कहता है कि अगर आपकी ब्रांचेस इतनी हों तो आपने अपनी टोटल ब्रांचेस का 10% सेलेक्ट करना है, तो 1500 का 10% कितना हो गया? और फिर वो कहता है अगर 1500 यानी जो भी XYZ ब्रांचेस का परसेंटेज अगर 100 से ऊपर आए तो यू नीड टू रिस्ट्रिक्टेड 100 या 50, तो कितनी ब्रांचेस करूंगा? 50।
फिर लॉजिक देता है ईवाई की ग्लोबल ऑडिट मेथोडोलॉजी खुद लॉजिक देती है इसकी, बोलता है भाई एक कंट्रोल एक ब्रांच पे ऑपरेट होता है तो बाकियों पे भी तो सेम होगा। ये प्रिजम्पशन है, ये क्या है, क्योंकि यही आईटी सिस्टम इस ब्रांच पे लगा हुआ, यही आईटी सिस्टम उस ब्रांच पे लगा हुआ, यही आईटी सिस्टम, पर फिर भी यू नीड टू गो एंड चेक। और फिर उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बताता हूँ तुम लोग कैसे होता है। वो बोलता है किसी भी क्लाइंट का कंपनी का इंटरनल ऑडिट की रेटिंग्स देखो। इंटरनल ऑडिट तो पूरा साल कंपनी में बैठा है ना, वो बोलता है ब्रांच की रेटिंग देखो, जिसकी रेटिंग खराब है उसको सेलेक्ट कर लो। क्यों? उसी में गड़बड़ होगी। वो जब पूरा साल चर्सी बैठ के ये करता था, तुम भी वही पिक कर लो, वहां पे भंड ज्यादा होंगे, तो क्या बाकी सेलेक्ट नहीं करो? करेंगे। फिर वो बोलता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हर रीजन में से एक एक उठानी है, यानी ईच एंड एवरी आइटम हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, पर क्वांटिफिकेशन इज जजमेंटल। बात क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वाला क्लियर है कहानी? सिलेक्शन भी सिखा दी। गुड हो गया। चले जी, आशा कह रही है कि सर क्यूमुलेटिवली मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अगर टॉलरेबल एरर से ऊपर चली जाएं तो रिमेनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स में सैम्पलिंग। हाँ भाई बिल्कुल। भाई मुझे बताओ क्यूमुलेटिवली अगर आपकी मिसस्टेटमेंट्स का सम टॉलरेबल एरर से ऊपर चला जाए तो आपका डिटेक्शन रिस्क तो और ज़्यादा होगा, सैम्पलिंग और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर अगेन व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि इसको सही करो। अगर सही नहीं करता तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो भी नहीं मानते? रिपोर्ट, ओपिनियन, नहीं इंटीग्रिटी या बाहर में गई इंटीग्रिटी, ओपिनियन। तो खैर वो तो हमें तो गलती पता लग गई ना, अब तो हमें पता ही है मसला या तो सही होगा या तो नहीं होगा। सही है? चलें जी, ओके। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी है? यानी सर अब हमें बात समझ आ गई व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब यह है कि आपने सिलेक्शन कर ली गलत, तो सैम्पलिंग रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? सैंपल साइज करा देंगे। और अच्छा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क फिर वी विल कंक्लूड इट। बहुत आसान है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब यह है कि भाई आपने काम में पेल दिया, यानी बात समझे, एक चीज आपके सैंपल में आ गई, सही है, आपने देखा इनवॉइस फेक है, पर फिर भी अंधे थे आप और आपने उस पर नोट नहीं किया, आपने अपनी फाइल में भी लगा दिया, मैंने इस फाइल को वेरीफाई किया, एक्सपेंस सही बुक हुआ हुआ है। आपके हाथ में एक इनवॉइस आई, आईफोन 10 खरीदा हुआ है 4 लाख रुपए का, आईफोन एक्स, इसको मैंने भेजा, ये वेरीफाई करके आ गया, इसने बोला सर बिल्कुल सही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर रिव्यू। अबे चसी 4 लाख रुपए का तुम्हारा बाप दे रहा है आईफोन एक्स, पीपी ओवर स्टेट हुआ हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे होते हैं क्लाइंट्स में, तो मैं क्या बताऊं, तुम्हारी सोच है। वो कब होता है? जब आप परचेजिंग करते हो किसी जानने वाले से, तो वो बोलता है तेरे को मैं ज़्यादा महंगा खरीद के देता हूँ, आधे आधे अपने पैसे, कंपनी को 4 लाख का चिपका दिया, और ऐसे हमने केसेस पकड़े हैं पास में। तो जब मैं वाउचिंग की बात कर रहा हूँ ना, वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब है यू हैव टू नेसेसरीली वाउच इट। ऐसे नहीं कि फाइल में चिपका के लगा दिया। अच्छा एक और बात बताऊँ तुम्हें मजे की, बिल्कुल सही कह रही हो आयशा, वो कह रही हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स वीक हैं। क्या वो सही कह रही हैं? क्योंकि हमने कंट्रोल्स में सीखा था। और आगे सुनो, मुझे ये लगता है बाखुदा तुम अगर इस बात पे एग्री करो और तुम्हारे पास इसके लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो देखो मुझे लगता है सैम्पलिंग रिस्क की फिर माफ़ी मिल सकती है, नॉन सैम्पलिंग की माफ़ी नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सोचो। हाँ जी ऑनलाइन वालों, क्या मैं कह सकता हूँ कि सैम्पलिंग रिस्क तो फिर जजमेंटल है ना? ये तो ऐसी गलती है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, इसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि जानते हुए भी आपने, जानबूझ के भी नहीं तो अनजाने में भी आपने वो काम सही से नहीं किया, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हो जाए तो क्या उसकी माफ़ी है या माफ़ी नहीं है? तो दोनों में से खतरनाक कौन सा है? वेरी गुड, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब ज़रा बात समझिएगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क
ये ऐसा है क्योंकि उसकी 100% इंस्पेक्शन करनी होती है, बिल्कुल ऐसे, आप बात समझिएगा। नॉन सैम्पलिंग रिस्क को कैसे कम किया जाए? सिंपल जवाब है, तमीज से ऑडिट करके। एप्रोप्रिएट रिव्यू, एप्रोप्रिएट सुपरविजन, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलोगे? एप्रोप्रिएट रिव्यू, एप्रोप्रिएट सुपरविजन, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये तीनों चीजें हैं, और एक्सपीरियंस स्टाफ, अगर ये चारों चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो आपका जो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है वो क्या हो जाता है जानी? कम हो जाता है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों बच्चों के ये बात क्लियर है? तकवा, आयशा, हुनैन, जैनब, याद से जल्दी, सारे बच्चे? गुड। चलें जी, अब वापस से हमने ये कहा कि सर चलो अब एक पूरा फिनोमेना बनाते हैं वापस से। मैंने कहा ऑडिट रिस्क क्या है, जल्दी बताओ, लिख के बताओ। ऑडिट रिस्क क्या है? आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन। सही है। अच्छा, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? बाय नेचर ऑफ द एंटिटी एंड दैट हेड, जो जहां पे हम ऑडिट कर रहे हैं, जो उसकी नेचर है, उस हेड की नेचर ऐसी है कि वो ससेप्टेबल टू मिस ट्रीटमेंट है बगैर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। उसके अलावा जो रिस्क बच गए वो नहीं, उसको अगर कंट्रोल केटर नहीं कर रहा तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर का चांस ज़्यादा है, तो कंट्रोल रिस्क आ गया। ये दोनों ज़्यादा हैं तो मेरा ऑडिट रिस्क। अच्छा, तो व्हाट डू आई हैव टू डू? अपने रिस्क को कम करना है, और वो क्या है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क के अंदर कितनी चीज़ें हैं? पहला, दूसरा, दोनों आपके कंट्रोल में, अल्लाह की कसम दोनों आपके कंट्रोल में। डिटेक्शन रिस्क में अगर मुझे रिडक्शन लानी है तो मैं सैम्पलिंग रिस्क को इंसान बना दूं, स्ट्रेटिफाई कर दूं, सैंपल साइज बढ़ा दूं, और वो भी अपनी जजमेंट के हिसाब से कंट्रोल देगी जिस एरिया में जहाँ मसला, तभी तो अंडरस्टैंडिंग ली थी या साइकिल की। जैसे ही मैंने अपनी सैम्पलिंग रिस्क को कवर किया, मेरा डिटेक्शन रिस्क, इसका हरगिज़ मतलब नहीं आप माफ़ हो गए। आपका जो सैंपल आया उसमें नॉन सैम्पलिंग रिस्क को केटर करना है कैसे? एप्रोप्रिएट रिव्यू से, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन से, सुपरविजन से और टीम मेंबर्स से। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क केटर हो गया। तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क को जब आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका डिटेक्शन रिस्क क्या हो गया? डिटेक्शन रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। डिटेक्शन रिस्क क्या हो गया? तो जैसे ही डिटेक्शन रिस्क आपका कम हो गया तो आपका ऑडिट रिस्क कंट्रोल में आ गया, और जब ऑडिट रिस्क कंट्रोल में आ गया तो आप कंक्लूड कर रहा हूं, सुनना, ये कनेक्शन है। जब ऑडिट रिस्क कंट्रोल में आ गया तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मैं ओपिनियन सही दूंगा? भाई बात समझें, अगर मैंने सारी चीजें विद इन द पैरामीटर्स ऑफ रिस्क कर ली तो क्या मेरा ओपिनियन गलत जाएगा, सही जाएगा? तो ये क्लास यहाँ पे कह के ख़त्म करता हूँ कि अगर मैंने ऑडिट रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है मैं ओपिनियन गलत दे दूँ। तो अगली क्लास जहाँ से शुरू होगी वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, सुनना। अगर मैंने ऑडिट रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता ओपिनियन में इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरे कहने का तरीका और सलीका देखो चेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर ऑडिट रिस्क कंट्रोल में नहीं आया तो हो सकता है कि मैं ओपिनियन दे दूं सही जबकि सही ना हो। नहीं ये बात समझ? ऑडिट रिस्क अगर मेरा हिल गया, सही है जी, तो हो सकता है कोई एरर डिटेक्ट होने से रह जाए, और एरर डिटेक्ट होने से रह गया तो मैं कह दूंगा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड, जबकि एक्चुअली इट इज नॉट। दिस इज योर ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन है, घर पे जाके पढ़ लेना। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन ये है, audit risk is the risk that the opinion given by the auditor might be inappropriate. मेरा रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? चलसी के ओपिनियन गलत दे दूं। रिस्क क्या है मेरा? ओपिनियन गलत दे दूं, यही तो रिस्क है। उसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूं? डिटेक्शन रिस्क से। मतलब बात क्लियर है? यानी आज के बाद मैं आपसे सिंपल पूछूं, इक्वेशन को साइड में रख दो। ऑडिट रिस्क क्या है? Audit risk is the risk that the auditor might give inappropriate opinion. Auditor might say that the financial statements are giving
ट्रू एंड फेयर व्यू, बट एक्चुअली इट इज नॉट। बात क्लियर? दिस इज योर ऑर्डर रिस्क। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, जानी बात समझ आ गई? क्लियर है? गुड यार, चलें जी, सॉरी फॉर द खांसी थिंग भाई, अल्लाह हाफिज़।